देखो अच्छा, हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, अनुच्छेद हम आपको 79 से लेकर के 81 तक, 81 नहीं 85 तक पढ़ा चुके हैं, ठीक है। 85 के बाद अब हम इसके आगे के अनुच्छेद पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 86, 87, 88, 89, ठीक, इनको समझेंगे। तो ये देखो वनडे एग्जाम जैसे होते हैं उनमें तो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी प्रश्न यहाँ से बन सकता है, इसलिए हम यहाँ पर आपको 89 तक के जो है अनुच्छेद बता रहे हैं, ठीक। तो अनुच्छेद 86 में क्या है ये देखिए पहले। अनुच्छेद 86 में क्या है, 86 में बताया गया है सदनों का अभिभाषण, ठीक है, तथा संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति को है। सदनों का अभिभाषण, तो अभिभाषण का मतलब क्या है, राष्ट्रपति किसी बात पर, दो सदन हैं जैसे लोकसभा या राज्यसभा, तो कोई बात अगर उनको बतानी है तो सदनों को वो अभिभाषण दे सकते हैं, ठीक है, अभिभाषण भाषण दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा संदेश दे सकते हैं, ठीक है। सदनों को अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है अगर वो चाहेंगे तब, ठीक है। अनुच्छेद 86 में क्या है, सदनों में अभिभाषण या संदेश भेजने का अधिकार किसको दिया गया है, राष्ट्रपति को। 86 में। 87 में क्या है, देखो राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण दिया गया है। विशेष अभिभाषण क्या होता है, विशेष अभिभाषण ऐसा होता है इसमें दोनों सदनों को एक साथ बुला लिया जाता है, दोनों सदनों को क्या बुलाया जाता है, एक साथ बुलाया जाता है। तो विशेष अभिभाषण जो होगा इसमें दोनों सदनों को एक साथ बुलाया जाता है, इसलिए इसको संयुक्त बैठक यानी संयुक्त बैठक एक साथ बुला ली जाती है। कौन कौन संयुक्त बैठक, लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, उनको बुला लिया जाता है और राष्ट्रपति फिर उसमें अभिभाषण देते हैं, यानी भाषण देते हैं। किसी भी क्षेत्र के, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है वो भाषण देंगे। लेकिन इसमें क्या है कि जो ये राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है ये कब कब होगा, तो देखो जब पहली बार सरकार बनती है, ठीक है, लोकसभा में, तो जब पहली बार सरकार बनती है तब क्या है, नवनिर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक में राष्ट्रपति जी जो हैं वो विशेष अभिभाषण देते हैं। पहली बार कब दिया जाता है विशेष अभिभाषण, जब पहली बार लोकसभा में जो नई सरकार बन करके आती है और उनकी प्रथम बैठक होती है, तो उस प्रथम बैठक में राष्ट्रपति जी जो है वो विशेष अभिभाषण देते हैं। जबकि वैसे जनरली जो आपका अनुच्छेद 86 है उसमें केवल अभिभाषण देते हैं राष्ट्रपति जी, ठीक है। जबकि विशेष अभिभाषण किस में दिया जाता है, तो जब प्रथम बैठक होगी, जो लोकसभा में सरकार बन करके आई है तो प्रथम बैठक में पहली बार जो अभिभाषण देते हैं कौन देते हैं, राष्ट्रपति। इसके अलावा और कब अभिभाषण, विशेष अभिभाषण देते हैं, विशेष वाला, तो प्रत्येक वर्ष की प्रथम बैठक, प्रत्येक वर्ष की प्रथम बैठक मतलब जब बजट सत्र चालू होता है। हमने आपको कल बताया था सत्र कितने होते हैं, 3, एक बजट सत्र होता है, दूसरा मानसून सत्र होता है, तीसरा शीतकालीन सत्र होता है। तो यानी प्रत्येक वर्ष में जब बजट सत्र होता है तब भी राष्ट्रपति जी विशेष अभिभाषण देते हैं। समझ पा रहे कि नहीं, तो विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति कब देते हैं, दो परिस्थितियों में। पहला, जब प्रत्येक वर्ष बजट सत्र होता है तब उसकी शुरुआत में ये देते हैं। उसके अलावा जब नई सरकार बन करके आती है तो उसकी प्रथम बैठक में विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति द्वारा दिया था अनुच्छेद 87 में। लेकिन जो अभिभाषण में, विशेष अभिभाषण में जो बोलेंगे, ठीक है, वो किसके द्वारा तैयार करता है, कि उनका विशेष अभिभाषण तैयार कौन करता है, ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि राष्ट्रपति जी का विशेष अभिभाषण जो है ये तैयार करता कौन है, तो कौन करता है, ये मंत्रिपरिषद तैयार करती है। मंत्रिपरिषद तैयार करेगी और जो लिखा होगा जिस हिसाब से वही राष्ट्रपति जी उस विशेष अभिभाषण में कहेंगे। समझ पाए, क्लियर। तो अभिभाषण किस में है राष्ट्रपति जी का, 86 में। 87 में क्या है, राष्ट्रपति जी का विशेष अभिभाषण है। विशेष अभिभाषण दो परिस्थितियों में आता है, पहला जब सरकार बिल्कुल नई बनी हो तब, और उसके अलावा हर वर्ष होता है बजट सत्र के दौरान, जब बजट सत्र शुरू होता है। और राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो है वो तैयार कौन करता है, तो मंत्रिपरिषद तैयार करती है, यानी सरकार ही तैयार करती है। मंत्रिपरिषद मतलब वही तो सब होते हैं। मंत्रिपरिषद में सब आपको बताया था 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, ठीक है, कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, और कौन होता है, उप मंत्री होता है। और राज्य मंत्री को ही स्वतंत्र प्रभार भी कहते हैं विशेष परिस्थिति में, ठीक है। चलो अच्छा, इसके बाद देखो आगे अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 में क्या दिया गया, सदनों में मंत्री तथा महान्यायवादी का अधिकार। तो देखो इसमें क्या है, महान्यायवादी हमने आपको पढ़ाया था। महान्यायवादी का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, जनरली अनुच्छेद 76 है ना, 76 में किया गया है महान्यायवादी का वर्णन। और महान्यायवादी होता कौन है, क्या करता है ये, हाँ, ये प्रथम विधि अधिकारी है सरकार की तरफ से, प्रथम कानून अधिकारी है, कानूनी अधिकारी है सरकार की तरफ से, ठीक है। तो ये महान्यायवादी है। तो देखो सदन में क्या है, मंत्रियों को और महान्यायवादी को अधिकार दिया गया है। क्या अधिकार दिया गया कि मान लो किसी भी बात पर चर्चा चल रही है, ठीक है, सदन में चल रही है, तो उसमें मंत्री, कोई भी मंत्री बोल सकता है, महान्यायवादी भी बोल सकते हैं, ठीक है, बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। इन दोनों को अधिकार है, महान्यायवादी को अधिकार है। लेकिन वोट करने का अधिकार जो है मंत्रियों को तो है,
लेकिन महान्यायवादी को नहीं है। जैसे ही वोट करने का अधिकार होगा, दिया जाएगा, वोटिंग की सिस्टम चालू होगी, वैसे महान्यायवादी को है बाहर भगा दिया जाएगा, या फिर अगर बाहर नहीं जाएंगे तो जो संसद भवन में बीच वाली हॉल होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंटर हॉल में जाकर के बैठ जाएंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो महान्यायवादी का वर्णन 88 में भी है, ये भी आपको याद रखना है। आपसे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि महान्यायवादी का वर्णन जो है अनुच्छेद 76 के अतिरिक्त अन्य किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 88 में भी महान्यायवादी का वर्णन है, यानी महान्यायवादी को क्या क्या अधिकार है ये इसमें बताया गया है। ठीक है, किसमें? अनुच्छेद 88 में। मंत्रियों को क्या अधिकार है ये भी बताया गया। क्लियर? ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 89 में क्या है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में 89 में बताया गया है। तो ये तो हम आपको बता ही चुके हैं, लेकिन ये जर्नली अलग से बता दिया गया कि राज्यसभा जो है उसके एक अध्यक्ष होंगे, और अध्यक्ष जो होंगे उनको हम सभापति कहेंगे। राज्यसभा को चलाने के लिए इसे समझ लो, इसे क्लास में है, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, और क्लास में टीचर मान लो नहीं है, तो उनकी अनुपस्थिति में एक उन्हीं बच्चों में से किसी एक को जो बढ़िया होशियार होगा उसको तुम मॉनिटर बन जाओ। अगर मॉनिटर का जब बच्चे वो नहीं होंगे, टीचर नहीं होंगे, तो मॉनिटर क्या करेगा? जो कहेगा वो सब बच्चे करेंगे। सब बात नहीं मानोगे तो कहा नहीं मैडम, जो मैडम बता रहा हूँ मेरे को तुम्हें है। तो वही काम जो है राज्यसभा में क्या किया जाता है, सभापति यानी मॉनिटर की तरह वो काम करता है सभापति। अब ऐसे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का वर्णन है, और इसमें हमने आपको बताया है, ये बता चुके हैं बहुत सारी चीज़ें, कि राज्यसभा का जो सभापति होगा वो कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। कौन होगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जी जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये बात भी हमने आपको बताई है। इसके अलावा ये जो मेन सारे अधिकार होते हैं राज्यसभा के लगभग, ठीक है, वो राज्यसभा के जो अधिकार है वो लगभग किसको प्राप्त है? सभापति को। यानी सभी को शांत कराना है, जो ये ऑर्डर देंगे सबको मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो फिर दिक्कत होगी। ठीक, इसके अलावा सभापति अगर अनुपस्थित हो जाए, मान लो बीमार हो जाए, तो उसकी जगह पे कौन आएगा? उपसभापति। कौन आएगा? उपसभापति। लेकिन उपसभापति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य होता है, ये बात याद रखना है। ठीक है, उपसभापति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, जबकि सभापति जो होता है यानी जो कि उपराष्ट्रपति हैं वो उसके सदस्य नहीं हो सकते। उपसभापति जो है वोटिंग प्रक्रिया में भाग ले सकता है, जबकि सभापति वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। इसके अलावा फिर क्या बताया हमने आपको, अगर दोनों अनुपस्थित हो जाए, ठीक है, दोनों मान लो अनुपस्थित हो जाए, मान लो सभापति जो है वो बीमार चल रहा है तो नहीं है, उनकी जगह उपसभापति को भेज दिया गया कि जाओ ये आप जा करके राज्यसभा का जो है बैठक कीजिए और वहाँ उसको सदन को संभालिए। लेकिन हुआ का अचानक जो उपसभापति हैं और उनकी साली की शादी पड़ गई, तो कहा था छुट्टी चाहिए, वो चले गए। अब किसी कारणवश वो को छुट्टी, दोनों छुट्टी हुई है, तब क्या होगा? तब क्या करेंगे? राष्ट्रपति जी अब क्या करेंगे? अब देखेंगे कि राज्यसभा में सबसे वरिष्ठ लोग कौन है। वरिष्ठ का मतलब जो ज़्यादा अनुभवी हो, सबसे पुराने लोग कौन है। सब समझ पा रहे हो कि नहीं? तो उनमें से क्या करेंगे, जितने सभापति हैं, आप जानते हो सभापति बोल रहे हैं, राज्यसभा में सदस्य जो हैं 245 होते हैं, उनमें से क्या करेंगे, देखेंगे कि इसमें सबसे वरिष्ठ कौन है। तो देखेंगे 6 लोगों को छांटते हैं, उसमें से बताएंगे 6 लोगों में से वरिष्ठ लोगों को 6 वरिष्ठ लोगों को छांट लेते हैं। कौन? राष्ट्रपति जी। और उन वरिष्ठ में से जो सबसे योग्य होगा, इन 6 में से जो सबसे योग्य होगा, राष्ट्रपति को जो सबसे योग्य लगेगा, उसको कह देंगे कि अब आप क्या करिए, आप अध्यक्षता कीजिए किसकी? राज्यसभा की। तो जब अगर क्या हो जाए, सभापति राज्यसभा के और उपसभापति दोनों अनुपस्थित हो जाएं, तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, उसी सदन में से 6 वरिष्ठ सदस्यों को चुन लेते हैं और उनमें से किसी एक को क्या कर देते हैं, सभापति बना देते हैं कुछ समय के लिए। ठीक है, क्लियर? लेकिन ऐसा समझ लीजिए, अगर ऐसा हो जाए कि जो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, बताइए कि राज्यसभा का जो सभापति है, या ऐसे कह देगा राज्यसभा का सभापति या अध्यक्ष अगर इस्तीफा देना चाहता है तो किसको देगा? तो किसको देगा? हमने पढ़ाया आपको, राज्यसभा का सभापति को खुद उपराष्ट्रपति होता है, अब वो इस्तीफा अगर देगा तो राष्ट्रपति को देगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो, उपराष्ट्रपति क्या आएगा, उपराष्ट्रपति तो तुम तो तुरंत पकड़ लोगे, उपराष्ट्रपति इस्तीफा देता है राष्ट्रपति को, तुम तुरंत पकड़ लोगे। लेकिन क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, कहेगा कि राज्यसभा का सभापति अगर अपना इस्तीफा देना चाहेगा तो किसको देगा? तो तुम तुरंत दिमाग में सोचना चाहिए तुम्हें कि राज्यसभा का सभापति होता कौन है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा देंगे कि त्याग पत्र देंगे कि हमें नहीं करना बैठक, तो किसको देंगे? राष्ट्रपति को। समझ पाए? लेकिन ऐसा अगर हो जाए कि राज्यसभा के जो उपसभापति हैं वो चाहें कि हमें इस्तीफा देना है, तो वो किसको देंगे? तो वो सभापति को देंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है। और कहो ऐसे ऑप्शन दे दे कि राज्यसभा के उपसभापति अपना इस्तीफा किसको देते हैं, ऑप्शन में दे दे राष्ट्रपति, बी नंबर दे दे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सी नंबर
सी नंबर में दे दे उपराष्ट्रपति और डी नंबर कुछ नहीं, तो अब इसमें क्या लगाओगे? उपराष्ट्रपति। क्या लगाओगे? क्योंकि भैया उपराष्ट्रपति सभापति होता है, ऐसा दिमाग में ना बैठा लेना कि सभापति को देंगे, सभापति ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो यानी राज्यसभा का जो सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति इस्तीफा अपना किसको देता है? राष्ट्रपति को। और जबकि राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो अपना इस्तीफा किसको देगा? सभापति यानी उपराष्ट्रपति को। क्लियर? ठीक है। तो बाकी इसमें तो इतना है, अनुच्छेद 88, 86, 87, 88, 89 ये 4 अनुच्छेद आपको यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। बाकी इसके अलावा हमने आपको पढ़ाया है 79 से, 79 में संसद था, ठीक है। 79 के बाद 80 में राज्यसभा था, 81 में क्या था? लोकसभा था, 82 में क्या था? जनसंख्या, जो मतलब हर 10 वर्ष में जनसंख्या होती है उसकी जनगणना होगी, उसके आधार पर सीटों का आवंटन किया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको अनुच्छेद जो है संशोधित कर दिया गया है और जो सीटों का आवंटन है वो 2026 तक नहीं बढ़ा सकता है। कौन सा संविधान संशोधन में था किया गया था? 84वें संविधान संशोधन में किया गया था। कौन सन में किया गया था? सन 2002 में किया गया था, ठीक है। 2002 में है ना। फिर इसके बाद देखो 82, 83 में बच्चा क्या था? बताया था हमने, सदनों की अवधि बताई थी। इसके बाद 84 में क्या बताया था? योग्यता, सदन में जो सदस्य होंगी उनकी योग्यताएं क्या होगी वो बताया था। इसके बाद 85 में हमने आपको बताया था संसद का सत्र, सत्रावसान, विघटन क्या होता है, ये सब बारे में हमने आपको बताया था, ठीक है। इसके अलावा ये आपका 86 हो जाएगा, 87, 88, 89। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट तैयार हो गया। इसके बाद के अनुच्छेद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।